गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने आप लोगों के लिए गॉस लॉ वाला तो करा दिया। उसके बाद हमने आपको आवेशित चालक सतह पर बल भी करा दिया। तो आज हम आपको कराएंगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा से तो आप जानते हैं, ऊर्जा से हमारा अभिप्राय कार्य से होता है ना। और अगर क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य हो तो वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मान लीजिए आपका एक चालक गोला है। मान लो आप कि आपका एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर। आप अगर इसको आवेश दें तो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। आप इसको और आवेश दें और अतिरिक्त आवेश दें तो आप जानते हैं कि आवेशों में जो प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण इस चालक गोले के आयतन में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। भाई आप इसको अतिरिक्त आवेश दें तो आप सीधी बात है कि आपको इसको और आवेश देना होगा, तो इसके कारण चालक गोले के आयतन वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन आप इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, यानी कि आयतन में कमी करना चाहिए। आप यहाँ आयतन में आपने क्या कर दिया, कमी। ये त्रिज्या हो गई r माइनस डी आर। तो जब आप चालक को आवेश देंगे तो आप ऑब्वियस बात है, एक सामान्य सी बात है, हमें चालक के आयतन को बढ़ाना पड़ेगा। और आप चालक के आयतन को बढ़ा नहीं रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब आप उसे आवेश दे रहे हैं तो आवेश देने का मतलब आपको चालक के आयतन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप उसके आयतन को बढ़ा नहीं रहे, कम कर रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। चालक के आयतन को जब आप कम कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य बराबर आप जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, है ना। ये डी डब्ल्यू लिखेंगे हम लोग। बल तो F आएगा लेकिन विस्थापन आएगा डी। ये सामान्य बल नहीं है बच्चों, ये चालक सतह की बात चल रही है, तो ये चालक सतह पर लगने वाला बल है। तो चालक सतह पर लगने वाला बल कितना होगा, आवेशित चालक सतह पर लगने वाला बल, ठीक है। चालक सतह पर लगने वाला बल अरे मोटर बंद कर दो मम्मी, मोटर बंद कर दो मम्मी। आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल डी एफ बराबर था आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डीएस। एफ बराबर सर यही था ना। मैंने आपसे जब ये पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि डीएस, यहाँ पर डीएस का हम समाकलन करते हैं। हमें नहीं पता डीएस कैसा होगा, कारण जैसा चालक होगा वैसा ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान लेंगे। तो अब हमने जो चालक माना है, आपको दिख रहा है गोलाकार चालक माना है, तो डीएस बराबर क्या आएगा, ds बराबर आएगा 4 पाई r स्क्वायर। एफ बराबर क्या आया
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू दो तो dw बराबर क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr। ठीक है, और w निकाले तो ये एक्चुअल में du ये सब स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित हुआ है। मतलब आप तो चालक को आवेश दे रहे हो, लेकिन आपने उसके क्षेत्रफल में क्या की है, कमी की है। तो जितना भी किया गया कार्य ये dw है, ये इसको हम u भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें। और यहां भी देखिए, आप इसको देखिए, ये क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर डॉट dr, इसको हम d भी लिख सकते हैं। कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, टोटल कुल कितना कार्य किया गया है, कुल किया गया कार्य है w या u लिख सकते हैं। पहले एक बार ऐसा करिए, इसको एक बार लिख लीजिए, du बराबर कितना है, dw बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये आया। ठीक है, यहां देखते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य W होगा, और आपको इसका समाकलन करना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आएगा बाहर, और डी का होगा b। अच्छा हाँ, इसको मैंने अभी कहा था, इसको u भी लिख सकते हैं, इसको w भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन आप टॉपिक पढ़िए, आपका है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा UV बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू b, और नीचे भी b से b गया, तो UV बराबर क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये है, और तुम ये भी जानते हो कि चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, E इनटू एप्सिलॉन नॉट। UV बराबर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, UV बराबर क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 3, 4 और 5 ये है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का समीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है पेपर में। एक बात और बता दूं, ये इसमें भी पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ना है। यानी ये विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा आपको यहाँ भी पढ़नी है और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़नी है। वहां भी यही रिजल्ट आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। लेकिन वहां करने का तरीका बदल जाएगा, वहां इस तरीके से नहीं किया जाएगा, वहां डिफरेंट होगा थोड़ा सा तरीका करने का, थोड़ा सा जो तरीका है वहां अलग होगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई बात है नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सामान्य सा ही टॉपिक है, कोई विशेष नहीं। आखिरी टॉपिक अब आपका रह जाता है इस चैप्टर का, और वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। और साबुन का आवेशित बुलबुला, साबुन का बुलबुला आपने 11th क्लास में पृष्ठ तनाव वाले में पढ़ा है। देखिए टॉपिक था साबुन की
आवेशित साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, मतलब आपको 4 हिस्सों को कवर करना है। साबुन का आवेशित बुलबुले में आपको संतुलन समझाना है। देखिए, मान लीजिए साबुन का एक बुलबुला है, मान लीजिए साबुन का एक आवेशित बुलबुला है जिसकी साबुन का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और पृष्ठ तनाव है T। तो आप जानते हैं बूंद के बुलबुले के भीतर का दाब बाहर के दाब की अपेक्षा अधिक होता है। बुलबुले के इंटरनल यानी भीतर जो दाब है बाहर के दाब की तुलना में अधिक है। बुलबुले के भीतर ज्यादा दाब है बजाय बाहर के दाब के, तो उसको हम दाब आधिक्य कहते थे। क्या कह देते थे हम उसको? दाब आधिक्य। बूंद का दाब आधिक्य होता था 2T/R और बुलबुले का दाब आधिक्य होता है 4T/R। तो साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य P एक्सेस बराबर 4T/R। ये साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य 4T/R। ठीक है। अब जैसे बूंद को बुलबुले को हम आवेश दें, यदि हम बुलबुले को क्या दें? आवेश दें, तो बुलबुले को जब हम आवेश देते हैं, हम जैसे बुलबुले को आवेश दें तो विद्युत दाब भी आता है। बुलबुले को आवेश देने पर, बुलबुले को आवेश देने पर विद्युत दाब P इलेक्ट्रिक पढ़ा था अपन ने, σ²/2ε0। मतलब अब जो कुल दाब होगा, कुल दाब होगा P एक्सेस प्लस σ²/2ε0, ये बराबर होना चाहिए 4T/R। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो बच्चों। भाई P एक्सेस तो होता ही है, ये तो सब जानते हैं 4T/R, लेकिन जब आवेश देंगे तो विद्युत दाब भी आएगा σ²/2ε0। अब जो कुल दाब होना चाहिए वो P एक्सेस और σ²/2ε0 के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन 4T/R से ज्यादा दाब वो झेल नहीं सकता बुलबुला। तो P एक्सेस प्लस σ²/2ε0 बराबर क्या होगा? 4T/R। ठीक है। तो अब यहां से अपन लिख सकते हैं, कि P एक्सेस बराबर क्या होगा? P एक्सेस बराबर 4T/R माइनस के σ²/2ε0। हम ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। मेन तो मुद्दा यही है, लेकिन आप इसका देखिए टॉपिक क्या था? साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। संतुलन की स्थिति में ना तो कोई बल लगता है, और जब कोई बल नहीं तो फिर दाब कहां से आएगा, है ना? तो देखिए संतुलन की स्थिति में P एक्सेस बराबर क्या होगा? 0 और 4T/R माइनस σ²/2ε0 बराबर 0। तो 4T/R बराबर क्या आया? σ²/2ε0। अब यहाँ 3 चीजें निकालना बच्चों, इस पर आवेश बना देना, थोड़ा सा सही लगेगा, क्योंकि बुलबुले को जब हम आवेश देंगे, बुलबुला एक चालक की तरह व्यवहार करेगा और पृष्ठ पर ही रहेगा। हाँ, यहाँ क्या क्या चीज निकालनी है? ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लो, यानी सिग्मा। ठीक है, तो देखो पृष्ठ
आवेश घनत्व मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और सिग्मा बराबर हो जाएगा 8t अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन r का अंडर रूट। सिग्मा बराबर हुआ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, सिग्मा का मान हुआ ये 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और एक तरह से देखा जाए तो ये सिग्मा ही है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो पहली चीज तो ये निकली है। दूसरी है त्रिज्या, इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। 3 चीज निकालनी है, पृष्ठावेश घनत्व, त्रिज्या और आवेश। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? त्रिज्या आएगी स्मॉल r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये त्रिज्या होगी। समीकरण नंबर 4। और चौथी चीज है आवेश। चौथी चीज है आवेश। आवेश कितना होगा? सिग्मा बराबर आपको याद होना चाहिए Q अपॉन A होता है ना। अब बुलबुला की जो आकृति है, बुलबुले की जो शेप है, वो कैसी होती है? पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का कोई भी पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की चेष्टा करता है। तो बुलबुले की जो शेप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? गोलाकार। और गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो Q बराबर क्या आएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। मान रखो Q का, सिग्मा का, ये रहा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और इंटू क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, इस r स्क्वायर को अगर अंडर रूट के अंदर लेंगे तो r 4 हो जाएगा। समझना बच्चों, उसको देखो Q आएगी 4 पाई, तो ऐसे कैसे? 8t एप्सिलॉन नॉट है, अगर r स्क्वायर को उसके अंदर लेंगे तो r क्यूब 4 हो जाएगा, और एक r से एक r कटेगा तो कितना आएगा? 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये लो आवेश है, और ये 5। तो 3 चीजें निकालनी थी, और हमने आपकी 3 चीजें निकलवा के आपको दे दी। ठीक है, चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे अपन आपको बता दें कि थ्योरेटिकली इस चैप्टर के हमने आपको सारे टॉपिक करा दिए, यानी थ्योरी वाइज मेरी तरफ से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया। बड़ा अच्छा चैप्टर था। स्टार्टिंग हुई विद्युत फ्लक्स से, फिर सतत आवेश वितरण से जो 3 प्रकार का था, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। फिर चालू हुआ गाउस का नियम, और गाउस के नियम के भी 6 अनुप्रयोग थे। ठीक है, 6 में से आप जानते हैं एक रिपीटेबल था, यानी एक रिपीट हुआ था। कौन सा? चालक गोले के कारण। फिर आपको आवेशित चालक सतह पर बल बताया गया, जो कल के लेक्चर में था। आज आपको एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन समझाया गया। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने जो आपको टॉपिक्स कराए, जो भी कुछ आपको हमने कराया, टॉपिक्स कितने भी कराए, बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये चैप्टर तो ये मान लीजिए बच्चों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आना ही आना है। अब तो रहता है न्यूमेरिकल सेक्शन, उसको हम कल से डिस्कस करेंगे, और रिपीट कर करके देखिए वीडियो को, है ना। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।